मंच पर बैठे हुए पुरस्कृत जो बैठे हैं और हमारे जो यहाँ नहीं हैं वैसे बड़े भाई की तरह कमल किशोर गोयनका जी, वो भी शायद सुन रहे हों। और सामने बैठे हुए सभी प्रबुद्धजन, हमारे वरिष्ठ मित्र जियालाल आर्य महोदय, यहाँ नई धारा के प्रधान संपादक प्रमथराज जी और सभी साहित्यकार और साहित्य प्रेमी बंधु। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना एक ही बार कहना भी संभव नहीं है और इतना समय भी नहीं है। बहुत कुछ ये है कि नई धारा सचमुच 73 वर्ष की हो गई और 75वें वर्ष का अब समय निकट ही आ रहा है जब हम लोग बड़ा से बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन साहित्य का सबसे पहला जो सुख है वो उन्होंने नई धारा ने हमें दिया। बिहार से अगर कोई पत्रिका है जो लगातार छप रही है और समय पर छप रही है, लोगों के हाथ में पहुंच रही है, वो नई धारा से ही संभव हुआ है। ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमारा साहित्य का संस्कार या जो कुछ आपने कहा शिव नारायण जी ने कि हमारे घर पर, चाहे वो हम आदर्श कॉलोनी में हैं या बंदर बगीचा में थे, हमारा घर हमेशा साहित्यकारों का और गोष्ठियों का स्थान रहा है। ये कहने की किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ अधिकतर सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग इन्हीं लोगों के साथ पले बढ़े और नई धारा परिवार के विषय में कहना क्या, सभी लोग जानते हैं। तथापि ये पूरी कई पीढ़ियों से राजा राधिका रमन सिंह का नाम तो सब जानते हैं, उनके बिना तो साहित्य की चर्चा बिहार की हो ही नहीं सकती है। लेकिन उनसे पहले उनके पिताजी राजा राजेश्वरी प्रसाद जी साहित्यकार थे। मतलब समझ लीजिए 5-6 पीढ़ी हो गई है जो लगातार साहित्य ही साहित्य है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, मगर एक विशेष बात है जो जब हम लोग सब बीमारी के चपेट में थे, कोविड का समय था, लॉकडाउन में पड़े हुए थे और किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था, तब ऑनलाइन कार्यक्रम जो शुरू हुआ, सब जगह थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन बहुत शान के साथ और प्रतिष्ठा के साथ, खूबसूरती के साथ जो नई धारा ने किया वो नायाब था। इतने सारे लेखकों को देश और विदेश से जोड़ा और उसका अब तो हमको लग रहा है यूट्यूब चैनल पर होगा, सब जगह होगा, आप चाहें तो उसे देख के समृद्ध हो सकते हैं। और बहुत प्रसिद्ध पूरे भारत देश के और विदेश के भी लेखकों को जोड़ के नई धारा ने जो किया वो अविस्मरणीय है। तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो थोड़ा बहुत ब्रह्मा जी ने बताया और आप देखेंगे उनका साइट है तो सब पर सब मिलेगा, दिखेगा। ये सब बड़ी अच्छी बात है कि ये इन्होंने प्रमथराज जी ने और इनके परिवार ने जो शुरुआत की उसको दिन ब दिन जैसे जैसे नई नई विधाएं आ रही हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, उन सभी तकनीकी तरीकों का भी इस्तेमाल करके और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। आज हम लोग यहाँ पर इस तरह के बंद माहौल में बैठे हुए हैं एक हॉल में, और 1 साल पहले भी हम ऐसे ही 1 दिसंबर को शायद शुरू हुआ था। तो इससे पहले मुझे याद आता है कि कैसे खुले में इनके यहाँ घर के सामने बैठे होते थे और कुर्सी पर इनकी माँ शीला दी बैठी होती थी और वो एक आनंद का और सुखद वातावरण था। ये भी सुखद है, समय ऐसे ही आगे बढ़ता है और ऐसे ही बदलता है। ये सब मैं कमल किशोर गोयनका जी के वक्तव्य को, मैं उनके विचारों को जानती इसलिए हूँ कि पढ़ना तो होता ही था, लेकिन उनके साथ कई बार हम विश्व हिंदी सम्मेलन में रहे और वो निकट के और व्यवहारिक ऐसे कि हम लोग व्यवहारिक होकर के बैठते थे तो बहुत सारी बातें बताते थे। प्रेमचंद के साहित्य को गहनता से उन्होंने अध्ययन किया और हमारे बगल में हमारे
साथी कथाकार बैठे हैं, महेश दर्पण जी, या कवि जो बैठे हैं, या व्यंगकार जो रचनाकार हैं, वो ये जानते हैं कि हम लेखक रचना जरूर करते हैं लेकिन कहीं से उठा नहीं ले आते हैं। वो इसी समाज की बात होती है। लोग जिसका जो मन होता है वो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी वाली बात। लेकिन जो लेखक रचनाकार है वो देख रहा है समाज में कफन में जो बातें हैं जिसका लोग विरोध भी करते हैं, तो वैसी भी बात होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो कोई गढ़ा हुआ नहीं है। प्रेमचंद जी ने या उस तरह के लेखकों ने देखा है तो लिखा है, उस पर शक करने की जरूरत नहीं है और जवाब देने के लिए वो लेखक है नहीं। लेकिन ठीक है, समीक्षक, आलोचक, पाठक अपनी इच्छा से जैसा जिसका मन होगा वो कहेगा। इसी प्रकार जो दूसरी धारा की कहानियों की चर्चा गोयनका जी ने की है वैसा भी समाज में होता है, इसको भी नकारने की आपको जरूरत नहीं है। और एक व्यक्ति बिल्कुल एक ही विचारधारा का जिस समय सिर्फ लोगों के सामने में समाज को बनाने का, समाज की कुरीतियों को दूर करने का मात्र उस समय ये मन में धारणा थी कि कैसे हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर दें ताकि हमारे लोग इतने जागरूक हो सकें कि भारत को स्वतंत्र कर सकें। वो समय तो ये था। तो ऐसे समय में जो कुछ उनको दिख रही थी बुराइयां, उसको उसकी ओर वो इंगित कर रहे थे, और जो अच्छाइयाँ थी उसका भी तो उनको वर्णन करना ही होगा ना। इसलिए कि ये देखो यह भी होता है, ये देखो वो भी होता है। ये सब तो आपने उन सब कहानियों की चर्चा उन्होंने की। बहुचर्चित कहानियां जो उनकी हैं, मान लीजिए बड़े भाई साहब टाइप का, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जिसका क्या उद्देश्य आपको, उसमें कोई फतवा नहीं है, कोई बात नहीं है, उसमें कुछ ढूंढ नहीं सकते आप। ये मात्र ढूंढ सकते हैं कि प्रेमचंद ने छोटी छोटी बातों को भी ढूंढ के और उसको आपके सामने में रख दिया कि सफलता असफलता के चक्कर में पड़ा हुआ बच्चा कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को नष्ट कर लेगा, नहीं करेगा। बच्चा बच्चा ही है, किशोर किशोर ही है, और इस जिसमें आपको कोई कुछ भी कोई खास संदेश नहीं दे रहा है। संदेश ये दे रहा है कि बच्चा बच्चा ही है और वो किसी भी समय में उसका बालपन, उसका किशोरपन आगे सामने आ जाता है। तो प्रेमचंद हर प्रकार की कथा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम कथाकार, हम कवि, हम व्यंग्यकार, हम जानते हैं, हम इस समाज से तो लेते हैं। हम कहीं आकाश से थोड़े ही कुछ लाते हैं, हम समाज से ही लेते हैं। और इसी तरह हमारे इन भाइयों ने जो कुछ कहा उस हमने सुना और सबके से हम सहमति है। महेश दर्पण जी के साथ तो कितना पत्र व्यवहार हुआ है हमारा, और कहना जरा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन शहंशाह आलम को ये पता है कि अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कवि वो मुझे लगते हैं, और इनको मैंने कहा और हमेशा मैंने इनको कहा है कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय कवि हैं। आज बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को समय भी कम है।